हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी जो है समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो अगर हम Q1 और Q2 को पॉइंट चार्जेस तब कहेंगे जब, तो मान लेते हैं उसका साइज है ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस है R1, और Q2 भी मान लेते हैं एक स्फेयर है जिसका रेडियस है R2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लें कि ये है D। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इसके रेडियस से, तब हम इन चार्जेस को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ है क्या। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड वो किसके प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो 1/r² के प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो यह है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मतलब फोर्स जो है वो मॉड Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है। मॉड साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमें Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर एक चार्ज Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच जो है वो भी बढ़ेगा। अब वो ये बता रहा है लास्ट में कि फोर्स लगता कहाँ है। ये कहाँ लगता है? एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब कि कूलम फोर्स कैसे लगता है? ये इन दोनों चार्जेस को जो लाइन जॉइन कर रही है ये ब्लू वाली, इसके अलोंग लगता है। या ये फोर्स ऐसे लग सकता है या ये फोर्स ऐसे लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है। अब ये दोनों तो हमने लिख लिए। अब इस दोनों का फाइनलाइज इक्वेशन लिखें तो क्या होगा? F इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q1 Q2 बाय r²। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट लिख देते हैं। वो लिखा हुआ है हमने k, Q1 Q2 बाय r²। तो ये हमने लिख दिया है। आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब बात हो रही है k की। तो k जो है किस में डिपेंड करता है कि हमने यूनिट कौन सा लिया चार्ज का। तो अगर हम दूसरा यूनिट लेंगे तो k का वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो ये k की वैल्यू ऐसा यूनिट में बात करें तो k क्या होता है? 9 इंटू 10⁹। इसका यूनिट्स भी होते हैं। तो यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स निकालने के लिए k को अगर f के टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू FR² बाय मॉड Q1 Q2। k का यूनिट कैसे निकालेंगे? फोर्स का यूनिट क्या? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा? और रेडियस का डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस मीन्स मीटर का स्क्वायर। तो r की जगह हमने m लिखा, और क्योंकि इधर r² आ रहा है तो हम मीटर का स्क्वायर ले लेंगे। अब आ रहा है डिवाइडेड बाय मॉड Q1 Q2। तो Q1 और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो चार्ज का यूनिट कूलम है, तो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो नीचे क्या आ जाएगा? कूलम का स्क्वायर। ठीक है। तो k का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो लिख लेते हैं k का यूनिट। k का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमने ये लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? 1 कूलम को डिफाइन करना है। अब कैसे करेंगे? तो F इज वॉट? 9 इंटू 10⁹ मॉड Q1 Q2 बाय r²।
आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज को इधर डिफाइन करना है, तो ये उन्होंने क्या कर रखा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करा हुआ है। कैसे करेंगे, मान लो Q1 1 कूलम है, Q2 भी 1 कूलम है, तो दो 1 कूलम चार्जेस हैं, 1 कूलम 1 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर होगा तो फोर्स इनके बीच कितनी हो जाएगी, F कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 1/1 न्यूटन। ठीक है, तो अगर हमने दो 1 कूलम चार्जेस को 1 मीटर सेपरेशन पे रखा तो ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये फोर्स हो जाएगी। तो अगर हम 1 कूलम को डिफाइन करेंगे तो क्या है, 1 कूलम इज दैट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को हमने दूसरे 1 कूलम ऑफ चार्ज से 1 मीटर पर रखा तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 9 इंटू 10⁹। तो 1 कूलम वो चार्ज है जिसको हमने दूसरे 1 कूलम ऑफ चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा, तो उस 1 कूलम ऑफ चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन्स। ठीक है, और दूसरी बात इधर क्या लिखी है, इन वैक्यूम। तो K की वैल्यू जो इधर लिखी है, ये 9 इंटू 10⁹, ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। अगर हम वैक्यूम की जगह दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो चेंज कर देंगे तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब वो कह रहा है इधर कि 1 कूलम जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, इसको इसलिए डेली लाइफ में जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो होता है 1 मिली कूलम और 1 माइक्रो कूलम। तो 1 मिली कूलम क्या होता है, 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम क्या होता है, माइक्रो इज 10⁻⁻6, मिली इज 10⁻³ 10⁻⁻6 कूलम। अब हमने ये लिखा था F इज K Q1 Q2 बाय R²। अब कांस्टेंट K को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। और ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम चेंज होगा तो ये चेंज कर जाएगा। अब इधर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। अब वो कह रहा है ऐसा यूनिट एप्सिलॉन नॉट का निकालो। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट क्या है। तो जैसे हमने K का निकाला था वैसे ही हम एप्सिलॉन नॉट का भी निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई K। तो जो K का यूनिट है उसका इन्वर्स कर दें तो हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट मिल जाएगा। तो हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, 1/K का यूनिट जो है। तो एप्सिलॉन नॉट, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इस मेथड से दोबारा, जैसे हमने K का निकाला था वैसे ही हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए और जैसे हमने सेम K के लिए करा था तो एप्सिलॉन, तो हमने ऊपर देखते हैं K का क्या निकाला है यूनिट। K का यूनिट है, K का यूनिट हमने ये निकाला है, K का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इज 1/K। तो K का एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब दूसरी चीज़ जो लिखी हुई है वो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, वो क्या होगी। तो इसी से यूज़ करके इस रिलेशन को हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज 1/4 पाई K। K इज व्हाट, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा,
1/4 पाई इंटू के का जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 8.854 इंटू 10⁻12। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा और कुछ नई नई चीज़ें भी मिली होंगी। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली ऐसी और भी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है कि कूलम ने के का वैल्यू जो है वो कैसे निकाला। तो कूलम ने क्या करा, एक स्फेयर लिया जिस पे चार्ज था Q और उसको दूसरे अनचार्ज स्फेयर से टच कर दिया। तो इसमें चार्ज क्या है, 0। आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर, दो, एक चार्ज है जिसमें चार्ज Q है, दूसरा है अनचार्ज जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों स्फेयर जो आइडेंटिकल हैं, तो अगर मैं इन दोनों को टच करूंगी ऐसे, तो दोनों में टच करने के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, इसको मैंने टच करा अनचार्ज स्फेयर से, तो जब मैंने इसको सेपरेट करा तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2 और इसमें भी हो जाएगा Q/2। ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि दोनों जो स्फेयर्स थे क्या थे, आइडेंटिकल, इसीलिए इसीलिए चार्ज हाफ हो गया। तो बाय सिमेट्री चार्ज ऑन ईच स्फेयर विल बी Q/2। तो उन्होंने ऐसा क्या करा, फिर दोबारा Q/2 चार्ज को लिया और फिर ये प्रोसेस रिपीट करते गए। फिर एक अनचार्ज स्फेयर लिया तो फिर इसको टच करा, तो फिर दोनों स्फेयर्स में चार्ज कितना आया, Q/4 और Q/4, Q/2 का हाफ। तो ये हो गया Q/4 और ये भी हो गया Q/4। तो ऐसे करते गए। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इस फिगर में बात करें तो हमारे पास चार्जेस हैं Q1 और Q2 और R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो R1 बेसिकली पोजीशन वेक्टर है ऑफ चार्ज Q1 और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, मतलब पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये तो हो गया R1 और R2, इनकी डायरेक्शन मैंने बना दी है। लेकिन अब हमें वो वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ ए भी है लेकिन डायरेक्शन ये है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो क्लास 11 में करा था। उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B, उनको ऐड करना है। मान लो कुछ A कुछ ऐसा है और उसको ऐड करना है हमें वेक्टर B से, और वेक्टर B कुछ ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर A को बनाते हैं और फिर वेक्टर B को यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं सच दैट इस वेक्टर का ये पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट, और B वेक्टर का ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये क्या है, फाइनल पॉइंट। ए और B को वेक्टोरिकली ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, A को हमने बना दिया और B को अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही पैरेलली, जैसे इसकी डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन को बिना चेंज करे इधर ले आएंगे सच दैट A का जो फाइनल पॉइंट है वो B के इनिशियल पॉइंट से टच करेगा, ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये A और B हो गया। अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा, रिजल्टेंट बनता है अगर हम वेक्टर A के इनिशियल पॉइंट को B वेक्टर के फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दे। ठीक है, तो ऐसे हम रिजल्टेंट बना सकते हैं। तो हमने वेक्टर के इनिशियल से दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे ज्वाइन करा तो हमें रिजल्टेंट मिल गया। तो हमने क्या देखा, दो वेक्टर्स जो ऐड हो रहे होते हैं उनमें से एक का फाइनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम इधर देखें तो मैंने ये डायरेक्शंस बनाई हैं। तो किस वेक्टर का इनमें से, मान लो ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए बी है और इधर पॉइंट कर रहा है, उसको हम एक्स ले लेते हैं और डायरेक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो इधर देखेंगे कि कौन से दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और कौन सा रिजल्टेंट है। तो जो वेक्टर जिसका एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे का फाइनल पॉइंट ज्वाइन हो रहा है वो दोनों क्या है, वो है वेक्टर्स ए और बी जो ऐड हो रहे हैं। बस कोई भी वेक्टर है ऐसे पॉइंट कर रहा है तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, जहाँ से वो शुरू हो रहा है ये, और फाइनल पॉइंट का है जहाँ तक वो उसका एरो जा रहा है ये। तो इस वेक्टर का R1 को देखें तो ये R1 कहाँ से शुरू हो रहा है, O से, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, तो ये इसका क्या है,
ये इसका फाइनल पॉइंट है। अब आते हैं वेक्टर x पर। x वेक्टर का एरो यहाँ इधर से इधर जा रहा है। इट मीन्स क्या कि वो a से शुरू हो रहा है और b तक जा रहा है। तो ये a क्या हुआ x वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और b क्या हुआ फाइनल पॉइंट, क्योंकि ये एरो b पर पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली r2 पे आते हैं। r2 कहाँ से शुरू हो रहा है o से, तो ये क्या हो गया उसका इनिशियल पॉइंट और कहाँ तक जा रहा है q2 तक, b तक। तो ये क्या हो गया उसका फाइनल पॉइंट, क्योंकि इसका एरो यहाँ जा रहा है। तो जहाँ एरो पॉइंट कर रहा होता है वो फाइनल पॉइंट होता है। अब हम देखेंगे कि जो वेक्टर्स दो कंबाइन कर रहे होते हैं उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करता है। तो किसका कोइंसाइड कर रहा है इनिशियल और फाइनल? x और r1 का। इट मीन्स क्या, x और r1 कंबाइन कर रहे हैं और रिजल्टेंट क्या है r2, क्योंकि इन दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैच कर रहे हैं, इसलिए x और r1 कंबाइन कर रहे हैं और r2 जो है इनका रिजल्टेंट है। तो लिख लेते हैं क्या, x प्लस r1 और इसका रिजल्टेंट क्या है r2, क्योंकि r2 कहाँ से जा रहा है, एक के इनिशियल पॉइंट से दूसरे के फाइनल पॉइंट से। तो x क्या आ गया r2 माइनस r1। x को हमने नाम दे दिया क्या r21। तो r21 क्या है, नेमिंग देखें तो r2 माइनस r1 इज r21, ये जस्ट नेमिंग है। अब हमें वेक्टर वो चाहिए जिसकी पहले हमने डायरेक्शन ली थी इस साइड, लेकिन अब हमें वो वेक्टर चाहिए जिसका लेंथ तो ए बी है लेकिन उसका डायरेक्शन इधर नहीं इधर है। तो उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वेक्टर, यहाँ से, और फाइनल पॉइंट क्या है ये। तो अब हमें देखना है किस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और किसका फाइनल पॉइंट जॉइन हो रहे हैं। तो इधर हम देखें तो इस R2 का फाइनल पॉइंट और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, बुक में तो ये एरो इधर दिख रहा है लेकिन अभी हम ग्रीन वाले को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन ये चाहिए। तो इसका फाइनल पॉइंट ये रहा और इस ग्रीन वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है ये। तो ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। इट मीन्स क्या, ये वेक्टर हमारा, ये मान लो हमारा एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है R2, ये दोनों ज्वाइन होके रिजल्टेंट बना रहे हैं। R1 क्या है, हमारा रिजल्टेंट है। क्यों रिजल्टेंट है, क्योंकि ये हमारा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है एक वेक्टर का और दूसरे वेक्टर का क्या है ये फाइनल पॉइंट। तो R1 कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे। तो ये क्या है हमारा रिजल्टेंट R1। तो लिख लेते हैं, हमने क्या ज्वाइन करा R2 और Y को, तो क्या आ गया R2 प्लस Y इक्वल टू R1। तो Y क्या आ गया R1 माइनस R2। इसका नाम क्या हो लिख देंगे, क्योंकि ये R1 माइनस R2 है तो लिख देते हैं R12 लिख देते हैं। तो हमने क्या निकाला, अब इधर समराइज कर लेते हैं। जो वेक्टर की लेंथ ए बी है लेकिन इधर पॉइंट कर रहा है वो क्या है R21, और जो वेक्टर की लेंथ ए बी है लेकिन वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो क्या है R12, ये वाला जो अभी हमने निकाला। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी है लेकिन डायरेक्शन ये है वो वेक्टर क्या है R21। और अभी सारा रब करते कि हम सिर्फ ये दोनों लिख लेते हैं, R21 क्या है और R12 क्या है। सो हमारे पास R21 क्या है R2 माइनस R1 और R12 क्या है R1 माइनस R2। इधर अब टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं। अब F12 एक टर्म लिखा हुआ है, F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F12 इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 किसकी वजह से, चार्ज Q1 की वजह से। तो F12 इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 एंड F21 इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q1 की वजह से। अब वो बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स की।
R21 और R12 की। इधर हम देखें तो क्या है, R21 इज वॉट माइनस R12, मतलब R21 और R12 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि उनका वेक्टर का लेंथ क्या है, ए बी सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स का सेम है बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बात करी है यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ए, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए कैप जो यूनिट वेक्टर हमने बनाया उसकी डायरेक्शन तो सेम होगी एज ए, लेकिन उसका लेंथ क्या होगा, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिटी 1, तो उसका ए कैप का लेंथ क्या होगा 1, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, सेम एज वेक्टर ए। सो अब हम लिख लेते हैं R21 और R12 के यूनिट वेक्टर्स। तो R12 का यूनिट वेक्टर क्या हुआ, R कैप 12, और वो किसके बराबर हुआ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12। अगर हम वेक्टर के किसी भी वेक्टर का सिंबल ना लगाए तो वो बता रहा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसलिए हमने इधर बिना वेक्टर साइन के R12 लिख दिया। इट मीन्स ये हमें बता रहा है R12 का मैग्नीट्यूड क्या है, सिंपली हमने ऐसे लिख देते हैं। और सिमिलरली R कैप 21 क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R21, वो क्या हुआ, वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये दोनों डायग्राम्स कैसे आए। तो इन दोनों डायग्राम्स में क्या है हमारे पास, Q1 Q2, इस फर्स्ट वाले की बात करते हैं पहले। इसमें क्या है, Q1 Q2 इज़ मोर देन 0। इट मीन्स क्या, ये दोनों चार्जेस जो है Q1 Q2 लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस मतलब या तो ये दोनों ही प्लस है या ये दोनों ही माइनस माइनस है। तो लाइक चार्जेस के केस में क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फोर्स जो Q2 पे लगेगा Q1 की वजह से वो क्या है, F21, उसका डायरेक्शन क्या है। तो क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो Q1 क्या करेगा, Q2 को अपने से दूर भेजेगा। तो कैसे फोर्स लगाएगा, अवे फ्रॉम चार्ज Q1। तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से वो क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज Q1। तो Q2 पे कहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ, क्योंकि Q1 जो है वो उसको अपने से दूर भेज रहा है। सिमिलरली Q2 जो है Q1 पे कहाँ फोर्स लगाएगा, अगेन अवे फ्रॉम चार्ज Q2। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इधर है, क्यों इधर है, क्योंकि Q2 जो है Q1 को अपने से दूर भेज रहा है, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है, रिपेल कर रहे हैं। जब दोनों लाइक चार्जेस हों तो उस केस में डायरेक्शन फोर्सेस की ये रहती है। ये इस डायग्राम में ये देखो आपको यही सेम दिखेगी कि दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स कुछ ऐसे है, मतलब दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को अपने से दूर भेज रहे हैं। अब आ जाते हैं इस वाले केस पे। इस वाले केस में क्या है, ये Q2 है, ये Q1 है, लेकिन Q1 Q2 लेस देन 0। तो Q1 Q2 जब लेस देन 0 है तो ये क्या है, अनलाइक चार्जेस। मतलब क्या, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो Q1 जो है मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अब ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों एक दूसरे का फोर्स किधर लगाएंगे, एक अपनी तरफ। तो Q2 जो है क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो जो फोर्स लग रहा है Q1 पे Q2 की वजह से वो क्या हो गया, पहले तो लिख लेते हैं वो है क्या, F12। अब Q2 क्या कर रहा है, Q1 को अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है Q1 को Q2। सो Q1 को Q2 अट्रैक्ट कर रहा है तो वो किधर लगा रहा है फोर्स,
इधर लगा रहा है Q2, ठीक है, तो ये F12 हो गया। सिमिलरली जो Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, वो क्या है, Q1 भी Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपने पास फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, पहले लिख लेते हैं क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, वो क्या है F21, जैसे हमने टर्मिनोलॉजी में बात करी। तो वो क्या डायरेक्शन है, Q2 को Q1 अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो F21 का डायरेक्शन ऐसे है। तो ये वाला केस भी हमने देख लिया कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखें। फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कैसे लिखेंगे, किसी भी वेक्टर को लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, उसकी डायरेक्शन से। डायरेक्शन को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, उसका यूनिट वेक्टर जो उस डायरेक्शन में हो। तो पहले हमने वेक्टर बनाने क्या करा, वेक्टर बनाने के लिए हमने क्या बनाते हैं, उसको मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, F21 का वेक्टर फॉर्म। तो F21 का वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला था, उसका मैग्नीट्यूड निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर। R21 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब इसका डायरेक्शन लिख रहे हैं, मतलब यूनिट वेक्टर लिखना है जिधर फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में। आ जाते हैं वापस अपने डायग्राम पे। इस डायग्राम में देखें तो F21 और R21 का डायरेक्शन सेम है ना। तो F21 का डायरेक्शन सेम होगा किसकी तरह, जो यूनिट वेक्टर R21 में पॉइंट कर रहा है, के अलोंग पॉइंट कर रहा है। तो कौन सा यूनिट वेक्टर जो R21 के अलोंग पॉइंट कर रहा है उसको हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ये। तो F21 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R कैप 21। सिमिलरली F12 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 का वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जो दोनों फोर्स जो Q1 Q2 पे लगा रहा है और जो Q2 Q1 पे लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। और किससे दिया हुआ है, कूलम्स लॉ से। Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर R कैप। अब पहले डायरेक्शन देख लेते हैं इधर क्या है। तो F12 का डायरेक्शन क्या है, ये, और R12 और F12 का डायरेक्शन सेम है। तो F12 का डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर R कैप 12। तो यहाँ आ जाएगा R कैप 12। तो F21 को कौन सी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, R कैप 21 कर रहा है। और F12 का डायरेक्शन कौन बता रहा है, R कैप 12 बता रहा है। अच्छा, ऊपर हमने एक चीज़ और देखी थी क्या, कि R21 इस माइनस R12। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनके यूनिट वेक्टर्स भी ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। R कैप 12 किसके इक्वल होगा, माइनस R कैप 12, क्योंकि वेक्टर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो इनके यूनिट वेक्टर्स का भी होगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ उनकी डायरेक्शन बता रहे हैं। तो अगर मैं लिखूँ F12 हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो F12 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर। और R कैप 12 की जगह क्या लिख लेंगे, माइनस R कैप 21। ये मैंने अभी बता दिया है। और ये क्वांटिटी जो है ये किसके बराबर है, F21 के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस F21। तो F12 किसके इक्वल है, माइनस F21 के। इट मीन्स क्या, कि F12 और F21 का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट एक दूसरे के। जो फोर्स Q1 पे लग रही है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है जो फोर्स Q2 पे लग रही है, लेकिन दोनों का जो है डायरेक्शन ऑपोजिट है, बस यही बता रहा है। तो इसलिए कूलम्स लॉ किससे अग्री करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। क्यों अग्री करता है, क्योंकि दोनों फोर्स, ये जो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है।
तो इसलिए कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ से एग्री करता है। तो अब हमने वैक्यूम के लिए तो देख लिया था Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है वैक्यूम में उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो आया था एफ इज 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वैक्यूम में आ गया था। लेकिन अगर हमको उसे मीडियम में रखें जिसका परमिटिविटी एप्साइलन है, तो एप्साइलन क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4πε Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे? एप्साइलन से। एप्साइलन क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और एप्साइलन को अगर हमने एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? एप्साइलन इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है, और के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। See you next time.